नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है 5 दिन, जिसे लिखा है सुनीता जैन जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कहानी पर अपनी राय भी दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। रात देर तक नींद नहीं आई। सुबह भी आंख जल्दी ही खुल गई, पर जानकी से उठा ही नहीं जा रहा था। घड़ी ने 7:30 बजाए तो उठी, मुंह धोकर नीचे आई है और अपनी चाय बनाकर पोर्च में बैठ गई है। उसे पता है सुबह यहाँ सब हड़बड़ी में होते हैं, इसलिए पोर्च में बैठना अच्छा लगता है। अंदर अपने कमरे में ललित दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है। बच्चों के स्कूल अभी गर्मियों के लिए बंद नहीं हुए हैं, 2-1 दिन में होंगे। प्रज्ञा दोनों बच्चों को जूते पहना रही है। वहीं से वह जानकी को अभिवादन करती है और टिन्नी और नीरू से कहती है, जाओ दादी जी से बाय कहो, स्कूल बस आने वाली है। बच्चे शर्माए से बाहर आते हैं। बाय दादी जी, बाय नीरू, बाय टिन्नी, जानकी कहती है। जब स्कूल से आओगे तो कहानी जरूर सुनाऊंगी। बस्ते कमर पर चढ़ाते हैं। प्रज्ञा उनको लेकर बस तक छोड़ने गई है। सुबह का न्यूयॉर्क टाइम्स वैसे ही बिना पढ़ा रखा है मेज पर। जानकी से विदेश आकर समाचार पत्र नहीं पढ़े जाते। अपनी इसी असमर्थता पर उसे विस्मय होता है। प्रज्ञा शाम को पढ़ती है, जब सब टीवी देखते हैं। फिलहाल वह बच्चों को बस में बिठाकर आ गई है और अपने कमरे में चली गई है। प्रज्ञा नाम सुनकर अच्छा लगता है। कितना सुंदर शब्द बिंब बनता है। हिंदी इंग्लिश के शब्दकोश में लिखा है अ क्लेवर वुमन, एक समझदार स्त्री। किंतु विदेश में प्रज्ञा शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती है सभी को। प्रज्ञा अक्सर अपनी माँ पर झल्लाती है, इतना कठिन नाम क्यों रखा? किसी को बताओ तो 2-3 बार से कम में समझ में नहीं पड़ता। प्रज्ञा, प्रागहा, परागा। धीरे धीरे प्रज्ञा का संक्षिप्त संस्करण परागा हो गया। कैसा शब्द आसवन है, निचोड़ भी ठीक ही, पर यहाँ कोई पूछे तो कैसे बताए बेचारी की पराग माने पोलन होता है, जिससे छींक छींक कर आप कमरे में अधमरे से हो जाते हैं। जानकी ने ही उसे एक दिन बताया था कि अरे पराग मतलब मधु, नेक्टर। तब से प्रज्ञा प्रसन्न है। 8 बजे ललित सदा साई भागता दौड़ता दफ्तर के लिए निकल गया है। बाय मम्मी कहता हुआ। बस यही कहेगा वह अगले 10 दिन तक, बाय मम्मी। और शाम को हाय। और फिर खाना खाते समय क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, मतलब खास कुछ नहीं, एक किताब पढ़ रही हूँ। दोपहर को तो बच्चे आ ही गए थे। तभी एकाएक प्रज्ञा कुछ कहकर ललित का ध्यान कहीं और ले जाएगी। धीरे धीरे जानकी तब उठ जाएगी और गुड नाइट बेटे, गुड नाइट प्रज्ञा कहकर ऊपर अपने कमरे में चली जाएगी। बच्चे तो 7-7:30 बजे तक सो ही जाते हैं, बड़ों के खाना खाने से पहले। हाँ, शनिवार को ललित कहेगा बैठो कोई फिल्म देख लो, तब थोड़ी देर वह बैठेगी। ललित अपना लैपटॉप निकाल कर काम करेगा। प्रज्ञा उठकर कोई हिंदी फिल्म लगा देगी। जानकी देखेगी फिल्म की घटिया मारपीट, एक आध अच्छा गाना। सोचेगी 10 में से 9 फिल्में ऐसी ही रहती। फिर अब तो उसे नए नए अभिनेताओं के नाम भी नहीं पता। प्रज्ञा हमेशा उसके अज्ञान पर हंसती भी है। जानकी तब मान लेती है, सच्ची मुझे तो हिंदी फिल्में यहीं आकर देखने को मिलती है, वहां तो देखती नहीं। प्रज्ञा तब हंसेगी जोर से अपनी इस पढ़ी लिखी अज्ञानी सास पर और कहेगी, आप भी मम्मी बस हैरत में डालते हो मुझे। जानकी हर बार की तरह चुपचाप मुस्कुराती रहेगी। अगली सुबह प्रज्ञा अपनी माँ से फोन पर लंबी बात करेगी फिल्मों के बारे में। चाय पीकर जानकी प्याला धोती है। बच्चों के लौटने में अभी समय है। तब तक घर में केवल जानकी और प्रज्ञा ही है। नहाकर प्रज्ञा भी बाहर आएगी। जानकी इस बार 2 वर्ष बाद आई है दिल्ली से। सोचती है 10 दिन रहेगी तो दोनों बच्चे उसे पहचानने लगेंगे। इन 2 वर्ष में नीरू भी भूल गई, 3 बरस की ही तो थी जब वह आई थी यहाँ पिछली बार। और टिन्नी तो वैसे भी बोलना नहीं जानता था, याद क्या रखता। अब वह 3.5 का है। नीरू 5 पार कर गई है। शायद दोनों बच्चे इस बार उसे ना भूले। प्रज्ञा तौलिए से बाल झटकती हुई बाहर आती है। अकेले बैठी है? जैसे पूछा हो खाली बैठी है। हाँ, जानकी हाथ पोंछती हुई कहती है, कुछ काम हो तो बताओ। नहीं, कोई काम नहीं। प्रज्ञा हर वर्ष यूं ही भूमिका बनाती है। आज जानकी को न्यूयॉर्क का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन तो शनिवार और इतवार था। ललित और बच्चे घर पर थे।
और वह स्वयं अभी जेटलैग में सोई सोई थी। फिर फोन भी कितने आए, शिकागो से मीरा का, मम्मी आप आ गई, बच्चे बात करेंगे। दोनों नातियों से बात की। कुछ लेखक मित्रों का फोन आए, कई बार उसके पति भास्कर का फोन फिलाडेल्फिया से, भारत से छोटे बेटे मनु का फोन। ठीक पहुंच गई मम्मी। मम्मी प्रज्ञा वापस आती है, फिर अकारण खिसियाई सी हंसी हंसती है। हाथ में दो चार कपड़े थे, रैप अराउंड, इनका बड़ा चलन है। जानकी खोलकर देखती है, तहमत जैसा छपा हुआ नीला कपड़ा है, शायद महिलाओं की लुंगी हो। अरे इन्हें कैसे पहनते हैं, हैरान होकर वे पूछती है। प्रज्ञा कमर में कपड़ा लपेटती है, लंबा स्कर्ट सा बन जाता है। कपड़े की तनिया प्रज्ञा कमर में बांध लेती है, घूम घूम कर दिखाती है। अच्छा है ना? हाँ, तुम पर तो सभी कुछ अच्छा लगता है। सच बात है, प्रज्ञा पर कुछ भी फबता है, लेकिन मम्मी यह मेरे लिए लंबा है, यहाँ तक होना चाहिए। चुटकी से प्रज्ञा कपड़ा उठाकर टखने तक लाती है। कोई 3 इंच बड़ा है, पहनने को मन करता है, पर 1.5 साल से ऐसा ही पड़ा है। ये सब छोटा कर दूं? जानकी पूछती है। हर वर्ष की तरह यह नाटक दोनों ओर से ऐसे ही चलता है। सच आप कर देंगी? क्यों नहीं, मशीन निकाल दूं? मैं निकालूंगी, मुझे पता है कहाँ रखी है, बस प्रेस दे दो ताकि हेम को मोड़कर प्रेस कर लूं। ठीक से 1 मिनट खड़ी रहो, निशान लगा लूं। प्रज्ञा शायद अपनी समझदारी पर अपने को बधाई देती है मन ही मन। जानकी मशीन चलाते हुए मशीन का आनंद लेना चाहती है। कितने समय बाद मशीन चलाई है। वो जब भी अमेरिका आती है बस तभी मशीन पैर से चलती है। हाथ से चलने वाली होती तो और भी अच्छा होता, जैसे बचपन में अपनी माँ की मशीन हाथ से चलाती थी खेल खेल में। दिल्ली में जानकी के घर में मशीन का अवसर ही नहीं बनता। जो करना होता है वह अम्मा उसकी पुरानी आया कर देती है पहले ही। लो बिटिया, तो हर पेटीकोट सिल दी, गिर ना पड़ती, बखिया उधड़ी पड़ी थी। मनु सुनता तो हंसता, मम्मी को तो टाँका लगाना तक नहीं आता। अम्मा तुम ना करो तो इनके कपड़े तो उधड़े पुधड़े ही पड़े रहे। चल रहने दे, तुझे क्या पता मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वह मीठा झिड़कते हुए बोलती है। मालूम है, केवल ललित के घर में तो, यहाँ तो पढ़ाने और लिखाने से तुम्हें फुर्सत कहाँ। हाँ, ललित भैया की पसंद का कोई भी काम हो तो कर लोगी। मशीन चलाते चलाते जानकी सोचती है, ललित कहाँ कभी कुछ काम को कहता है। वे तो उसके कॉलेज के ज़माने की बातें थी, जब हॉस्टल से घर आता था। माँ यह बनाओ, वो ला दो, ये कर दो, और एक उत्सव सा होता था। ललित अमेरिका क्या गया, जानकी पुस्तकों में सिमट गई। मनु जब तब चिकोटी लेता है, आज पुलाव बनाओ ना, मंगूड़ी वाला। बनाऊंगी, मनु को पता है नहीं बना पाएंगी, या तो कोई मिलने वाला आ जाएगा या फोन या कुछ और। पुलाव तो फिर अम्मा बनाएगी, जैसे कि और सभी काम करती है। नहीं रहा जाता तो मनु कह देता है, हाँ भाई मैं ललित थोड़ी ही हूँ, वो भारत आएगा तो भरवा टिंडी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, मूंग दाल का चीला बनेगा। मशीन पर चलता हुआ जानकी का हाथ रुक जाता है। मनु की याद आती है, कितना पास है वह दूर से भी, और ललित पास होकर भी उतना का उतना दूर। बीच में प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा को प्रसन्न करते रहने में जुटी ही रहती है। जैसे प्रज्ञा की नाराजगी में ललित उससे और भी दूर हो जाएगा। और टिन्नी तो जैसे फिर खोजे ना मिलेगा, ना नीरू का दादी जी ही सुनने को मिलेगा। वह मनु से कितनी चिरौरी करती है कि शादी कर ले, पर मनु माने तब तो। दोनों रैप अराउंड छोटे कर जान के उठती है, आवाज देकर कहती है, प्रज्ञा पहन कर देख लेना। परफेक्ट मम्मी। प्रज्ञा के बड़े बड़े दांत खिले दिखते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं आता आप ये सब कर लेती है, वो कहती है। जानकी को पता है यह प्रशंसा अन्य कुछ करने का निमंत्रण भी है। वह कहती है, और भी कुछ काम हो तो निकाल देना, अभी हूँ 5-6 दिन। आप कोई जिद है, प्रज्ञा कहती है, पूरी गर्मी ठहरती ना। जानकी हंस देती है, दोपहर में तुम्हारा क्या खाने का मन है, बना दूं? जानकी पूछती है। नहीं मम्मी, प्रज्ञा कहती है, बच्चों को लेने जाऊंगी तो हम पिज्ज़ा हट पर खा लेंगे, आप क्या लेंगी, बनाऊं? जानकी को सुनाई देता है, आपके लिए तो कुछ नहीं बनाना। अरे मैं तो वही ग्रिल्ड चीज़ खाऊंगी अपना, तुम जाओ, समय तो हो ही रहा बच्चों की छुट्टी का। प्रज्ञा जैसे छूटती है किसी अदृश्य जकड़न से, और गैरेज से कार निकालती है। बड़ा सा घर है, 6 बेडरूम वाला, सफाई वाली कल आएगी।
जानकी कुछ देर सन्नाटे को सुनती है, फिर धीरे धीरे उठकर बच्चों के यहाँ वहाँ छोड़े खिलौने उठाकर यथास्थान रखती है। सोफों के कुशन सीधे करती है, सिंक पर पड़े बर्तनों को डिश वॉश में चुनकर लगा देती है। फिर एक नज़र कमरे पर डालती है, कोई काम रह तो नहीं गया। काम की इतनी चिंता क्यों करती है जानकी? उसे कोई काम करने को कहा तो नहीं जाता। फिर यह कैसा भय है? वह क्यों अपनी सारी शख्सियत के बाद भी इतनी भय की मारी है? क्यों ललित के घर में काम करने से उसे सुरक्षा का बोध होता है? क्यों उसे लगता है कि जितना यहाँ खाती है उतना काम उसे कर लेना चाहिए? रसोई का काउंटर गीले कपड़े से पोंछकर जानकी अपने कमरे में आ लेटती है। उसे पता है दोपहर में प्रज्ञा कच्चे मीट का बड़ा सा पैकेट फ्रीजर से निकालकर सिंक में रख देगी ताकि वह शाम को पकाया जा सके। ललित तो अभी भी शाकाहारी है, प्रज्ञा और बच्चे नहीं। पकते ही मीट की गंध सारे घर में फैलेगी। उससे बचने के लिए जानकी बच्चों को ले सैर को निकल जाएगी। मीट को चाकू से जब प्रज्ञा काटती है तो जानकी को कई घंटे मतली होती है। वह इलायची मुंह में डाल अपना मन ठीक करती है, चाहती है उतनी देर उसे रसोई में न जाना पड़े, पर ऐसा कहीं संभव है? रसोई तो यहाँ घर के बीचों बीच है, बिना दरवाजे की कहीं से भी दिखाई देती है। प्रज्ञा को ललित ने कहा भी था, मम्मी जब होती है ना पकाया करो। उसके बाद बड़ी देर तक प्रज्ञा की आवाज का गुस्सा और क्यों हवा में तैरता रहा। अब ललित कुछ नहीं कहता, चुप है, और जानकी तो कभी बोली ही नहीं। शायद जानकी के आने से ललित भी भयभीत होता है कि अब प्रज्ञा जाने किस बात पर भड़क उठे। फिर कमरा बंद कर उससे कितनी अनुनय विनय करता है, कम से कम माँ के आगे तो वो चुप रहे। ललित का यह भय ही जानकी को दहलाता है, भीतर तक तोड़ता है। वो नहीं जानती कि इस चुप्पी से कौन किसको बचा रहा है, ललित उसे या वह ललित को। डरते डरते ही उसने पिछली बार अपने पति भास्कर से कहा था, प्रज्ञा और ललित जाने क्यों इतना टेंस रहते हैं मेरे आने से, तो मत जाओ वहाँ, रहो यहीं मेरे पास। उन्हें मिलना होगा तो वे यहाँ आ जाएंगे, पर यहाँ फ्लैट में जगह तो है नहीं, वे आएंगे तो शाम तक चले जाएंगे। ठीक तो है, इससे अधिक जरूरत भी क्या है? जरूरत? भास्कर को कभी किसी की जरूरत का पता रहा भी है क्या? 15 वर्ष से वह उसे और मन्नू को छोड़कर फिलाडेल्फिया में रह रहा है, अपने छोटे से फ्लैट में पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर। कभी कभी जानकी को ईर्ष्या होती है, वह क्यों भास्कर जैसी नहीं हो सकती? क्यों वह मनु से दूर ना जा सकी और हर वर्ष अपने दोनों बच्चों मीरा और ललित को देखे बिना क्यों वह नहीं रह सकती? भास्कर तो अमेरिका में रहते हुए भी किसी से मिलता नहीं, बस फोन पर फर्ज अदायगी करता है। भास्कर से मन की बात कही भी तो नहीं जा सकती है, जानती है कि क्या कहेगा। इतनी दूर आती हो, इतना खर्चा करती हो, फिर अंदर तक कट फट कर वापस दिल्ली जाती हो। बच्चों का मोह छोड़ क्यों नहीं देती? उन्हें है क्या तुम्हारी जरूरत? तुम्हारे आने से उनकी गृहस्थी डोलती है, क्यों नहीं मस्त रहो जैसे और रहते हैं। तुम भी डिटैच करो अपने आप को सबसे, सबसे निरासक्त हो जाओ। डिटैच? निरासक्त? कितना डिटैच करे जानकी? कब तक? कोई सीमा है इसकी? 9 वर्ष पहले जब ललित ने लिखा था कि उसे एक लड़की पसंद आई है और वह यहीं अमेरिका में उससे विवाह करेगा, तो क्या उन सब सपनों से उसने डिटैच नहीं किया था अपने आप को जो उसने पाले थे? और वे भी ललित के ही कथन पर कि नहीं माँ, मैं विदेश नहीं बसूंगा औरों की तरह, मैं तो पढ़ाई समाप्त होते सीधा दिल्ली चला आऊंगा। और अमेरिका जाते समय उसने कुर्ता पाजामे में यहाँ तक कि एक गांधी टोपी भी अपने सामान में रख ली थी। और अब अमेरिका में विवाह माने देशांतर। प्रज्ञा का तो भारत में कोई था ही नहीं, सब अमेरिका में ही थे। चाचा बुआ नाना मामा, ढेर ढेर कुनबा। तो ललित कैसे आता? बार बार जानकी ही आ जाती है, जब रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। बच्चों का यूं देश छोड़ देना, माँ को यूं छोड़ देना, सारी संपत्ति जो उनके लिए जुटाई उसे छोड़ देना, पर सहना होता है। और भास्कर कहता है डिटैच करो, जिससे वह स्वयं को डिटैच कर ललित और मीरा के अमेरिका बस जाने के बाद अमेरिका चलाया। जानकी और मनु रह गए थे वहीं दिल्ली में। क्यों जा रहे हो अब? जानकी ने पूछा था। यहाँ नहीं रह सकता, इस करप्ट देश में। मीरा के विवाह होने तक रुका था, अब वापस वहीं चला जाऊंगा जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। विज्ञान में बहुत काम करना है मुझे। और मैं? तुम भी चलो, छोड़ो ये 2 टके की प्रोफेसरी। और मनु? उसे तो अभी वीज़ा नहीं मिलेगा, 21 के ऊपर है वह।
मनु को अकेले कैसे छोड़ दूं? और इस घर को तो रहो, मुझे तो जाना है, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं। भास्कर ये कहकर चला भी गया। वह नहीं गई, तब से ही मर ही तो रही है जानकी। धीरे धीरे 3 बजने को है। प्रज्ञा और बच्चे आते ही होंगे। जानकी चाय की केतली में पानी गर्म करने के लिए रखती है। बेसन घोलकर उसमें आलू काटती है। एक हरी मिर्च, एक बड़ा प्याज प्रज्ञा को पसंद है। मम्मी, प्रज्ञा दरवाजा खोलते कहती है, फिर काम करने लगी? तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद है? फिर खाली बैठा भी तो नहीं जाता। लो खाओ, अभी गरम गरम निकाले हैं। जानकी बचे हुए घी में पापड़ के टुकड़े डालती है। नीरू को पसंद है। फिर हाथ पोंछकर टिन्नी को गोद में बिठा लेती है। हलवा खाओगे? टिन्नी नहीं समझता। प्रज्ञा समझाती है, यम यम, मीठा मीठा वाला। जानकी जानती है प्रज्ञा को सूजी का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। वो उठकर बनाने लगती है। घर आने पर ललित भी ले लेगा 2 चम्मच। प्रज्ञा को तो क्या ही समय मिलता होगा बनाने का। शाम ढल रही है। भगोने में मीट खदखद खदक रहा है। जानकी लॉन में पानी लगाने के बहाने खुली हवा में आ गई है। दोनों बच्चे साथ में हैं। गीली घास पर दौड़ रहे हैं, जानकी को रिझाना चाहते हुए। देखो देखो दादी जी। नहीं बेटा, इतना तेज मत भागो, चोट लगेगी। वह दौड़कर नीरू को पकड़ लेती है और कलेजे में भींच लेती है। एकाएक नीरू कहती है, आई लव यू दादी जी। पीछे से टिन्नी नकल करता है, आई लव यू दादी जी, और जानकी की पीठ पर लद जाता है। फोन पर अंदर प्रज्ञा अपनी माँ से बात कर रही है। नहीं, बाहर है। नहीं, इस बार तो कहती है 10 दिन के लिए आई है। नहीं नहीं, पूरा महीना नहीं, उम्मीद तो यही है। नहीं नहीं, ललित ठहरने को नहीं कहेगा। पिछली बार का क्या उसे याद नहीं कि मुझसे पूछे बिना कुछ भी करने से कितनी टेंशन होती है? ना ना मॉम, वो खुद क्या कम चालाक है, वो खुद ही नहीं ठहरेंगी। फिर उसकी बेटी मीरा क्या कम है, भड़काती रहती हमारे खिलाफ। पिछले साल मैंने चुपके से सुना था एक्सटेंशन फोन पर। कह रही थी, हमारे यहाँ तो रहती नहीं, तुम्हारा वहीं जी लगता है। अच्छा रखती हूँ, आती ही होगी अंदर। हाँ हाँ, ललित के 2 पैंट है, कल दूंगी। बेटे के लिए तो वह कुछ भी करेगी। जिप ही तो बदलना है, नहीं तो फेंकनी पड़ेगी। बाय। क्या? हाँ हाँ, लाई है ना, वे तो हर बार लाती है। मेरे लिए हीरे के टॉप्स हैं, नीरू के लिए पेंडेंट और टिन्नी के लिए सोने की चेन। ललित, उसके लिए सिल्क का कुर्ता पजामा। हाँ हाँ मॉम, मुझे याद है। मौका देखकर कहूंगी जब ललित आसपास नहीं होगा कि आपके मुझे हीरे की चूड़ियाँ चाहिए। आखिर खुद भी तो पहनती है। नहीं, महंगी सस्ती क्या, नौकरी तो करती है। मैं नहीं मांगूंगी तो वह मीरा को नहीं दे देंगी? देती है तो दे, पर पहले मेरी बनवा दे। अच्छा रखती हूँ मॉम, शायद वे आती होंगी। प्रज्ञा शायद नहीं जानती कि गर्मी में जब घर की खिड़की खुली होती है तो भीतर की आवाज बाहर तक जाती है। किचन गार्डन में चुप खड़ी जानकी अपनी महंगी साड़ी के पल्ले से ही अपने गीले हाथों को पोंछे जा रही है। ऐसा तो वह कभी नहीं करती। प्रज्ञा ने फोन बंद कर दिया है। जानकी सोच रही है, 5 दिन और। आज तो सोमवार है, मंगल बुध वीर शुक्र शनि। भास्कर तो शनिवार को ही आएगा फिलाडेल्फिया से उसे लेने। 5 दिन। जानकी भीतर ही भीतर थरथरा सी रही है। नीरू और टिन्नी भाग कर आते हैं कहीं से और उसके पैरों से लिपट जाते हैं। दादी जी, वही कहानी सुनाओ ना। कौन सी? कल वाली, जिसमें नदी बच्चों से पूछती है, आकाश से ऊंचा क्या है? मैं पापा को बताऊंगी। क्या बताएगी? पापा को बताऊंगी। पापा, आप तो आकाश से भी ऊंचे हैं। और मम्मी को क्या बताएगी? नीरू सोचती है, भूल गई दादी जी, फिर बताओ ना। टिन्नी अपनी छोटी सी हथेली उसके गाल पर रखता है। दादी जी, आप रो क्यों रही है? जानकी दोनों बच्चों को कस कर छाती से लगा लेती है। वह अभी भी थरथरा रही है, पत्ते सी। जो टूटा तो दूर गिरेगा, जाने फिर मिले न मिले। 9 वर्ष पहले जब ललित के बुलाने पर ललित प्रज्ञा के विवाह को संपन्न करने वह अमेरिका आई तो ललित ने ही एकांत में बैठाकर उससे कहा था, माँ, प्रज्ञा अमेरिका में पली है, बहुत अमेरिकनाइज्ड है। उससे किसी बात की भारतीय बहू वाली अपेक्षा नहीं करना। उसने कोई अपेक्षा नहीं की थी तो केवल एक अपेक्षा कि ललित की गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे। और उस उपक्रम में जानकी ने वह सारा इतिहास जो 25 वर्ष तक एक माँ बेटे में घटित होता है, स्मृति की किसी अभेद खंडक में छोड़ दिया।
जहाँ जाते भी डर लगता है। यदि ललित स्वयं इतना निरस्त ना दिखता तो वह उससे पूछती कि अपेक्षा ना करने का नियम क्या बस माँओं के लिए ही बनाती है संतान। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनीता जैन की लिखी कहानी 5 दिन। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।